बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आलमी मालूमात। और ये हफ़्ता जो है ये तो बड़ा ही ख़बरों के लिहाज से रिच गया और आलमी मालूमात के हवाले से भी काफ़ी तब्दीलियाँ हमने देखी। इसराइल ने अटैक किया एक मरकज़ पर हमास के कतर में, और इसके साथ ही कतर ने भी बड़ा उसका जवाब दिया। हालांकि यही वो इस्लामी मुल्क है जिसने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुफाहमत में बड़ा कलीदी रोल प्ले किया, और अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सेप्ट किया कि कतर का बड़ा रोल है। इंडिया पाकिस्तान की जो एक मसालत हुई बीच में, जो 4 रोज़ा वॉर हुई उसमें, उसके बाद मिडल ईस्ट में जो कुछ तब्दीलियाँ आई उसमें भी, और ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो वॉर छिड़ी थी उसमें भी कतर ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था। और अब कतर के साथ भी एक अपना मामला शुरू हो गया हुआ है। और अमेरिका और ये माहिरीन कह रहे हैं कि इसराइल के जो नेतन्याहू हैं वज़ीर आज़म, वो पहले ये कहते थे कि हम मशरिक़ वुस्ता को रीशेप करेंगे, तो क्या अब वो गल्फ़ को रीशेप करना चाहते हैं? बात करते हैं नेपाल पे। नेपाल के में आपको पता है कि क्या कुछ हुआ, कितनी बड़ी तब्दीलियाँ हैं। सिर्फ चंद रोज़ के अंदर अंदर 4 सितंबर को एक मामला शुरू हुआ और 9 सितंबर तक वहाँ के वज़ीर आज़म को भागना पड़ गया। कहाँ गए कहाँ नहीं गए इस बारे में भी मीडिया पर कुछ आया नहीं है, और ये क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि क्या ये सीन यहीं पे ख़त्म है, या ये जो एक तब्दीलियों का राउंड शुरू हुआ था 2021 में वो कहाँ जाके रुकेगा। हमने इससे पहले एक देखी थी अरब स्प्रिंग, जिसमें हमने देखा कि मुस्लिम इस्लामी मुल्कों में अरब स्प्रिंग लाई गई, और एक अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने पूरा एक माहौल क्रिएट किया कि तब्दीलियाँ आएंगी मिडल ईस्ट के मुल्कों में। 5 मुल्कों में तब्दीलियाँ आ गई और बाद मुल्क में नहीं भी आई। अच्छा, मिडल ईस्ट के अलावा जो लिबिया था उसमें भी तब्दीली आई। अच्छा, इसके साथ ही हमने ये देखा कि अब वो चाह रहे हैं कि इस रीजन में भी कोई तब्दीलियाँ, इसके पीछे कौन है, कौन इसके में तब्दीलियों का बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहा है, वो हाथ कौन है। बहुत से इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहे हैं कि इसके पस मंज़र में कोई है जो ये इन तब्दीलियों को देख रहा है, मैनेज कर रहा है। फिर आप देखें कि जी क्या इन तब्दीलियों के अंदर आवाम का वो गुस्सा है। बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ये भी कह रहे हैं कि अवाम का वो गुस्सा है, जो जापान में भी हमने देखा हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर को मुस्तफ़ी होना पड़ा, और अभी हम अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं फ्रांस में, और फिर हमने देखा इंडोनेशिया में, जहाँ पे एक समझ लें कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लेवल की एक जो वहाँ पे असेंबली थी, एक हॉल था, उसको भी आग लगा दी गई है। और फिर हमने देखा कि जी यहाँ पे भी नेपाल में भी यही कुछ हुआ। अच्छा, ये वाला राउंड जो शुरू हुआ 2021 में, हमने देखा कि आन सूची के साथ क्या हुआ था, जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ बड़ी एक अवाम ने तब्दीली लाई, और अवाम के बेस पर अब वहाँ पे फौज जो है वो हुक्मरान है। तो उसके बाद ही उसी साल हमने देखा 2021 में कि नोटों से भरे हुए बैग लेके गए अशरफ गनी साहब, और जहाज़ भर के लेके गए डॉलरों के। ये किस मुल्क में उतरे ये लोगों को अभी तक नहीं मालूम। इस वक्त वो किन अकाउंट्स में ये पैसा है अशरफ गनी का, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन इसके बाद ही हमने देखा कि श्रीलंका में एक बड़ा बहरान आया, बड़ी तब्दीलियाँ आई, उसी तरह की तब्दीलियाँ आई। वहाँ पर भी अवाम ने कब्जा किया, और अवाम और हुक्मरानों के दरमियान जो एक फ़र्क था वो श्रीलंका में भी ज़ाहिर हुआ। अच्छा, इसके बाद हमने देखा, इसी दरमियान में हमने देखा कि जी जो मुल्ला उमर थे, उनके जो पैरोकार थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान में तब्दीलियों को उस तरह से तो नहीं फोर्सी किया जिस तरीके से श्रीलंका में या उसमें हुआ। इस तरीके से तो वहाँ पे तब्दीलियाँ नहीं आई, इस तरीके से उन्होंने पावर को ग्रैब नहीं किया, पावर एकदम उनके हाथ में गिर गई। जैसे ही अमरीकी फ़ौजें वहाँ से निकली तो इक़्तिदार समझ लें कि जो उनको मिल गया। तो अफ़गानिस्तान में जो था वो इतना खुरेस किस्म का माहौल नहीं था जितना नेपाल में या श्रीलंका में हुआ, या जिस तरह से इंडोनेशिया में पार्लियामेंट को आग लगाई जा रही है, वो हमने वहाँ पर नहीं देखा। अच्छा, अब ये कहाँ जाके रुकेगा? 2025 में हमने नेपाल को देख लिया, क्या ये अब फ्रांस अगला बनेगा, क्या अमेरिका बनेगा, क्या अमेरिका के बाद रियासतें बनेंगी, क्या इस इंडोनेशिया में वो होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो इंडोनेशिया ने इस पर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन क्या ये वहाँ पे इसी तरीके से सिचुएशन आगे जाएगी या नहीं जाएगी, हम आप इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्तसर बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पे। अमेरिका का ये कहना है कि उसने कतर को ये बता दिया था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है, और जो वहाँ पे बकौल उनके जो कुछ ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, उन पर हमला होगा, और बड़ा प्रिसाइज हमला था। अगर हम देखें तो सिर्फ वो पोर्शन तबाह हुआ है ग्राउंड फ्लोर का, जहाँ पर ये लीडर जो हैं ये बातचीत के लिए इकट्ठे हुए थे। कतर के जो एक काबीना के वज़ीर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं बताया गया, ये
अपना जो है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यूनाइटेड नेशन की जो शिक्के हैं उनकी वॉयलेशन है, एक इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। लेकिन बीच में अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी कि हमने तो बता दिया हुआ था कतर को कि ये कुछ होने वाला है, और कतर ने इसको भी डिनाई किया कि अमेरिका की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये सारा कुछ ऐसा ही है। और सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी इसी बारे में जो है ना एक स्टेटमेंट दिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो भी काफ़ी सख्त हैं। अच्छा, अभी देखना ये है कि इजराइल जो है वो कहीं रुकने नहीं पा रहा। एक तरफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर जगह उनके खिलाफ जो है स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट के जो अपना प्रोसिक्यूटर हैं प्रिंस करीम, वो भी करते रहे, उससे पहले जो थी वो भी करती रही, और अब जो नए आए हैं उन्होंने भी उन पर फर्दर जुर्म आयद करने की बातें चल रही हैं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को बचाया हुआ है क्योंकि उसकी एंट्री पर उन्होंने वहाँ पे उन्हीं को पर पाबंदी आयद कर दी है जो ये वहाँ पे हेयरिंग करना चाह रहे थे। तो इजराइल को ब्लैंक चेक है तमाम तर अपना मुखालफत के बावजूद। जहाँ एक तरफ स्ट्रीट की जो पावर है वो बड़ी चेंज हो रही है, डिसफ्रेंचाइज हो रहे हैं लोग अपना इजराइल की तरफ से, वो चाह रहे हैं कि इसराइल को जो है अब हम फ्यूचर में वोट नहीं देंगे। उन पार्टियों की वोट बैंक कम हो रहा है जो पार्टियां बहुत ज़्यादा हिमायत कर रही थी इजराइल की, लेकिन इजराइल अपने तौर पर अपने कहीं भी पीछे हट नहीं रहा, बल्कि उसने तो उन मकामात को भी अब टारगेट करना शुरू कर दिया जो गज़ा से हट के बड़ी बड़ी बुलंदोबाला इमारतें दूसरे रीजन्स में कायम थी, अब वो भी टारगेट पर हैं। तो इजराइल कहाँ जाके रुकेगा? बकौल उसके उसने मिडिल ईस्ट को तो रीशेप कर लिया। आप देखें यमन के अंदर कहाँ तक बैठा हुआ है, शाम के अंदर क्या हो गया, यमन की वैसे ही जो है ना वो तब्दीलियाँ आ गई हैं, शाम के अंदर भी तब्दीलियाँ आ गई हुई हैं। मिस्र पे उसका पूरा कंट्रोल है, मिस्र तो एक्सेस ही नहीं दे रहा किसी भी अपना मुल्क को, और वहाँ से इवन जो फ्लोटिला के लोग गए या जो वहाँ पे एक NGOs के लोग गए उनको भी अंदर ही उन्हीं के लोगों ने आवाम से उनको मार पड़वा दी। तो मिस्र जो है वो खुले तौर पर इजराइल के साथ है। अब क्या रीशेप करने का मौका मिलेगा? तो मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि खलीजी मुल्क जो है वो अपने तौर पे बड़ा मुत्तहिद हैं और अमेरिका को इसी खित्ते से 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको याद है ना कि पिछले दिनों हमने इस पर कई प्रोग्राम भी किए थे, 3-4 महीने पहले भी इससे ये मामला चल रहा था, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कदम रखा, रंजा फरमाया था इन रीजन्स में, तो उनको भी कतर ने ऑफ़र दिया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनको क्या, और कुल मिलाकर 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी। तो क्या अमेरिका को ये इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि ये सारा जो मामला है ये इससे आगे नहीं जाएगा। ये एक्चुअली इजराइल ये चाह रहा है कि जो कतर में एक बेस मिली हुई थी हमास को या उन लोगों को मुज़ाकरात के लिए स्पेस मिली हुई थी वो भी ख़त्म हो जाए। यानी इजराइल अब सिरे से ये चाहता ही नहीं है कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात हो, क्योंकि मुज़ाकराती टीम पर ही उन्होंने हमला किया और उस मुल्क पर हमला किया जहाँ पर ये मुज़ाकरात होते थे, जहाँ से बातें निकलती थी, जहाँ से तर्जुमान या और लोगों के हवाले से चीज़ें होती थी। तो अब उन्होंने उस जगह को निशाना बनाया। तो मेरा ख्याल है कि अब कतर इसमें मोहतात हो जाएगा और मुलाकातों का जो है सिलसिला वो भी महदूद हो जाएगा, और हमास और बाकी जो इनके लोग हैं वो भी अपने आप को कहीं रीसेटल करेंगे, कहीं और जाएंगे, कुछ और करेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे पूरे रीजन की जो पॉलिटिक्स है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगरचे ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी, गल्फ रीशेप नहीं होगा, लेकिन रीशेप वहाँ की पॉलिटिक्स ज़रूर होगी। जो मतलब इजराइल वहाँ पे डायलॉग कर रहा था उस पर इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा ज़रूर आएगा, और वो आ चुका हुआ है। अब हम चलते हैं नेपाल। नेपाल में चंद रोज़ के अंदर अंदर हमने देखा कि जी पूरी की पूरी हुकूमत बदल गई, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, वहाँ पे बेरोज़गारी थी। वहाँ पर जो एक सबसे पॉपुलर नारा था वो वही नारा है जो इंडिया में भी कमोबेश उसी तरह का नारा पॉपुलर है। इंडिया में नारा क्या पॉपुलर है? इंडिया में नारा ये पॉपुलर है, वोट चोर गद्दी छोड़। आप समझ ही गए होंगे कि ये इंडिया अलायंस का किस तरफ इशारा है, एनडीए की जो लीडरशिप है ज़ाहिरी बात है उसकी तरफ इशारा है। तो ये नारा कन्वर्ट हुआ नेपाल में थोड़े से डिफरेंस के साथ, जिसमें था कि केपी ओली के बारे में था कि केपी चोर देश छोड़, केपी चोर देश छोड़। अच्छा, इसमें कहा यह जा रहा है कि ये कोई जनरेशन जी थी, यानी जनरेशन जी को भी कोई, मैं तो सारे बहुत से चैनल्स व्लॉग सुने, ये अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि ये कौन सी जनरेशन जी है, किस एज में है। किसी ने 13 से 25 कहा, किसी ने 15 से 35 कहा, किसी ने 15 से 39 ईयर्स कहा, किसी ने
16-17 से 39 ईयर्स कहा तो मुख्तलिफ पैटर्न थे और उसमें इनका जो आबादी थी वो मुख्तलिफ बताई गई। तो हम ये एक उनकी एज को नहीं कर सकते। अब जनरेशन ज़ी कह रहे हैं तो हम भी जनरेशन ज़ी कह देते हैं। लेकिन अगर आप उनके वीडियो देखेंगे, उनकी व्लॉग देखेंगे, उनकी आप तस्वीरें देखेंगे, उनके जो भी एक कत्ल गारतगरी का एक पैटर्न बना जिसमें वो लोग जो मुलविस थे उनको देखेंगे तो शुरू में आपको पता लगेगा कि कम उम्र थे, टीनेजर्स थे। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें नौजवान भी थे, अधेड़ उम्र भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी शामिल थे। तो ये मतलब सिर्फ जो है वो 39 से अंडर की जो एज है जिसके बारे में कहा गया कि ये वहाँ पे मुख्तलिफ ज़ावियों से, अब चूँकि कोई 13 से बना रहा है, 26-25, कोई 15 से 39 बना रहा है, तो अपना इसलिए इनकी जो आबादी है वहाँ पे वो भी फ़र्क है। तो कोई कह रहा है कि इनका परसेंटेज जो है वो 59% है, पाकिस्तान में 63% है, इंडिया में जो है वो इससे थोड़ा सा कम है, 55-56% है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है। बहरहाल तो अब कोई कह रहा है कि जी ये हैं, कोई अब हुआ यूँ है कि सबसे ज़्यादा जब उन्होंने व्हाट्सएप और ये सारे 26-27 से 29 तक के करीब जब उन्होंने बंद किया, 26-27 से कह रहा हूँ कि आखिर में 26 रह गए, 3 उन्होंने अपना कानून के दायरे में आ गए। एक्चुअली वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उन्हीं के केस लेके कोई साहब गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पाबंदी का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इनको चैनलाइज किया जाए, लॉ के पैटर्न पे लाया जाए। एक्चुअली वहाँ एक डीप स्टेट है, नेपाल के अंदर एक डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट वही है जो स्टेट है। आप कहेंगे कोई अजीब सी बात हो गई, बिल्कुल अजीब सी बात है कि डीप स्टेट वही है जो स्टेट है। यानी आप देखें कि जी वहाँ पे 3 लोग हैं जिन्होंने 10 साल में कोई तकरीबन 8-9-10 मरतबा हुकूमत की। ओली साहब ने 4 मरतबा की, शेर बहादुर साहब ने 5 मरतबा की और एक और साहब हैं उन्होंने 2 मरतबा की। तो 9-10 मरतबा तो इन्होंने हुकूमत कर ली 10 साल में। और किसी का टेन्योर जो है वो पूरा तो क्या, आधा भी पूरा नहीं हुआ, यानी आधा टेन्योर भी वो हुकूमत नहीं कर सके। अब यही वो थे जो आप बाद में बीच में अलायंस बनाते रहे, और यही वो लोग हैं जो माफिया हैं। माफिया मीन्स के इन्हीं की डीप स्टेट है, इन्होंने ही अंडरग्राउंड अलायंसेस बनाए हुए, इन्हीं के लोग बैंकों पर छाए हुए हैं, इन्हीं के लोग बिजनेस पे छाए हुए हैं, इन्हीं के लोग जो हैं वो ट्रेड पर छाए हुए हैं, इन्हीं के लोग इन्वेस्टमेंट पे छाए हुए हैं। यानी ये जो पीछे जिसको वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक्चुअली यही लोग हैं जो हर इदारे के अंदर इन्हीं के लोग घुसे हुए हैं, यही मतलब हर लिहाज से खुशहाल हो रहे हैं। अगर आप देखें तो नेपाल एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 33% जो डिपेंडेंसी है वो बजट पर है। बजट मीन्स रेमिटेंस के बजट पर है। रेमिटेंस जो आ रहा है वो 33% है, और रेमिटेंस जो लोग भेज रहे हैं वो गरीब तरीन लोग हैं। एक तरफ तो गरीब तरीन लोग रेमिटेंस भेज रहे हैं, बैरून मुल्क मुकीम है, और एक साल में कोई तकरीबन 1 लाख के करीब लोग, यानी हर महीना तकरीबन 65-70 हज़ार जो है वो लोग बैरून मुल्क गए और बाहर जाके उन्होंने अपने आप को सेटल किया और पैसे कमाए और उनको मुल्क में भेजा। तो जिन लोगों को पैसा भेजा गया वो निस्बतन खुशहाल थे, जनरेशन जी से वो ताल्लुक़ रखते थे, खुशहाल लोग। और दूसरी तरफ पैटर्न ये था कि चूँकि ये लोग बिजनेस पे भी छाए हुए थे, चोरी चकारियाँ भी हो रही थी। पिछले कोई 4-6 सालों में 3 बड़े स्कैंडल्स हुए जिनमें ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में फ्रॉड हुआ, और कई 100 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ वहाँ पे, घपले हुए, और इसका कोई सुनवाई नहीं हुई किसी तरह से भी। इसकी जिसको कहते हैं कि जी इंसाफ नहीं मिला, यानी इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सका, क्योंकि यही डीप स्टेट भी है, ये स्टेट भी है, ये रूल कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि उन्होंने उन तमाम इदारों को, जनरेशन जो भी बाहर आई जी है या कोई और है, उसने सब निशाना बना दिया, सारे टारगेट्स उन्होंने अपने वही रखे जो सपोर्ट कर रहे थे। मीडिया उनकी खबरें नहीं दे रहा था, उन्होंने मीडिया हाउस को बुलडोज कर दिया, बुलडोज मीन्स बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उन्होंने कहा कि इनको लीगलाइज किया जाए, इनको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाया जाए, इनके लिए कानूनी ढांचा बनाया जाए। हुकूमत ने कानूनी ढांचा तो बना दिया, और कानूनी ढांचा बनाने के बाद उन्होंने जो 3 ने रजिस्ट्रेशन कराई, 26 रह गए। जो 26 रह गए उनमें व्हाट्सएप था। अब 1 लाख लोग अगर साल का वहाँ पे गया है, जो 33% रेमिटेंस भेज रहे हैं, लोग खुशहाल हैं, व्हाट्सएप से राब्ते में हैं, तो आपने उनका राब्ता काट दिया। एक कहते हैं जी दिन के अंदर 8,000 लोगों ने VPN के ज़रिए से राब्ता कायम करने की कोशिश की अपने प्यारों के साथ जो बैरूनी मुल्क हैं। 8,000 VPN इस्तेमाल हुआ, 8,000% इंक्रीज़ हो गया VPN का यूजेज।
तो वीपीएन जो है वो इतना वहाँ पे पॉपुलर हो गया। लेकिन व्हाट्सएप के बंद होने से जो है ना असल प्रॉब्लम वहाँ पे आया, जिसकी वजह से लोगों को नेट में भी कतरानी आई। अब हुकूमत क्यों इन सारे अपना जो नेट से उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं? इसलिए कि इसके ज़रिए से सच्चाई सामने आ रही है, इसके ज़रिए से लोग यूनाइट हो रहे हैं, और ये जो अपने अंदर स्टेट ऊपर बैठी हुई है और इन्होंने ही नीचे डीप स्टेट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो इनके जो खाते थे वो खुल रहे थे। खाते कैसे खुल रहे थे? खाते ऐसे खुल रहे थे कि एक तरफ तो वीडियो ऑन एयर हो रही थी कि एक बच्चा है वो पानी के साथ रोटी खा रहा है, हमारे यहाँ तो एक है ना प्याज से रोटी खा रहा है कि बड़ा एक दाल रोटी चल रही है, तो वहाँ जो नीचे के लोग थे वहाँ दाल रोटी भी नहीं चल रही थी। तो एक तरफ से वो बच्चा प्याज के साथ रोटियां खा रहा है, दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जो बैरून मुल्क हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे हैं, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, महंगे तरीन तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, और महंगे तरीन जो है वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल है। तो वो वीडियो जब मंजर आम पर आई तो जो ये जनरेशन जी है इसकी तो आंखें खुल गई कि ये क्या है। हमें तो कहते हैं कि हमारे तो प्यारे हमसे दूर होकर हमें पैसा भेज रहे हैं तो फिर हम कुछ कमा पा रहे हैं, और दूसरे ये लोग हैं जो मज़े से बाहर बैठे हुए हैं, इनकी मामूली सी तनख्वाह है और मामूली सी तनख्वाह में ये लोग इतनी ऐशी कर रहे हैं। ये कंपैरिजन सोसाइटी के अंदर होना शुरू हो गया कई बरसों से, तो कई बरसों से। इसीलिए लोग कहते थे कि ये कैसी डेमोक्रेसी है जो हमें नहीं चाहिए, ये ऐसी जमहूरियत है जिसमें एक वक्त की अपोजिशन अगले वक्त हुक्मरान बन जाती है, फिर हुक्मरान जो वो अपोजिशन में चले जाते हैं, फिर अपोजिशन हुक्मरान बन जाते हैं, फिर दोनों अलायंस कायम करके हुकूमत करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नेपाल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि नेपाल के अंदर गवर्नमेंट इस तरह कुछ तो नुमाइंदगी है, कुछ मुतनासिब नुमाइंदगी है। यानी अगर वहाँ पे 265 सीटें हैं तो 265 में से 165 इलेक्टेड हैं, 100 जो मुतनासिब नुमाइंदगी पे हैं। अब मुतनासिब नुमाइंदगी में उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरी जमातों पर, क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से तो कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है, और इस हिसाब से वोट पड़ते हैं कि 4-5% से जो है ना वो पूरा पॉलिटिक्स बदल जाती है। आप देखें कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में सिर्फ 4% वोट वो गेन कर देते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके, तो वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को बुलडोज कर देंगे। बुलडोज मीन्स ख़त्म कर देंगे उनका इक़्तिदार। बुलडोज क्योंकि इंडिया में जो है ना बुलडोज़र बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं भी इंडिया से बड़ा मुतासिर हो गया इस बुलडोज़र में, इस रेफरेंस से नेपाल के। तो नेपाल में जब इस तरह की सिचुएशन हुई, उन्होंने देखा कि ये तो अपना मुतनासिब नुमाइंदगी की वजह से डिपेंडेंसी बढ़ गई। कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस कर रही हैं, कहीं दूसरी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अलायंस कर रही हैं, कहीं सेंट्रिस्ट लेफ्टिस्ट के साथ, कहीं लेफ्टिस्ट जो है वो सेंट्रिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह का हो रहा है। और ख़ुद ये जो ओली साहब हैं ये भी किसी ज़माने में बड़े अपना उस पर थे, एक इन्होंने भी बड़ी एग्रेसिव किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, इन्होंने भी ट्रेनर लिए हुए थे बाहर से, और कहा यह जाता है कि इन्होंने उन लोगों की भी मदद ली हुई थी जिनको दूसरे मुल्क मतलब इंडिया वगैरह जो है टेररिस्ट समझते थे, और ख़ुद उनके मुल्कों में समझा जाता था। लेकिन बाहर कैफ ओली साहब जो है वो चार मरतबा हुकूमत में, और चारों मरतबा उन्होंने 1 साल और तकरीबन कोई 80 दिन के करीब हुकूमत की। तो बड़ा महदूद सा अरसा उनका रहा 4 हुकूमतों का। बज़ाहिर 4 हुकूमतें थीं, लेकिन वो 4 हुकूमतें भी मिलकर 5 साल पूरे नहीं कर सकें। यही हाल शेर बहादुर और दूसरों का भी रहा। तो अब हमारा तो इसकी रीज़निंग ये थी कि इसके पीछे जो हमने देखा वो यही था कि हुक्मरान जो थे वो जिस पैटर्न पे हुकूमत कर रहे थे वो आवाम के बारे में नहीं था। आवाम और हुकूमत के दरमियान जमहूरियत का गैप इस कदर बढ़ गया था कि लोगों को मुनारकी अच्छी लगने लगी और वो बादशाह अच्छे लगने लगे जिन्होंने अपने ही प्यारों को कत्लेआम कर दिया था। आपको याद होगा ना कि बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था श्रीलंका में भी, उन्होंने भी मारा, नेपाल के अंदर भी हुआ, वहाँ भी मारधार हुई। तो जो बादशाहत बहुत ज़्यादा क्रिमिनल तस्वुर की जाती थी, उस बादशाहत को भी लोग एक्सेप्ट करने लगे और वो उनको अच्छी लगने लगी। तो मैं अब थोड़ी सी बात करूंगा कि वहाँ रिलीजन पैटर्न क्या है और इसमें मुसलमानों का कोई रोल है या नहीं है, इसमें बुद्ध मत का कोई रोल है या नहीं, इस्लाम का क्या रोल है। तो मरदमशुमारी हुई थी 2021 में, उसके मुताबिक वहाँ पे 81.19% जो वो हिंदू थे, बिल्कुल जैसा कि इंडिया में है। इंडिया में भी इतनी ही आबादी जो हिंदुओं की, लेकिन वहाँ हिंदू खतरे में, नेपाल में हिंदू खतरे में नहीं थे। तो इसी तरह जो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध मत को मानने वाले थे, वो 8.21 थे, मुसलमान 5.09 थे, करेंत 3.17% थे, और ईसाई जो है मसीह बरादरी वहाँ पे 1.76% थी। बाकी जो वहाँ पे
थोड़ी थोड़ी जो आबादी है वो उनकी थी। और जो मैंने पहले कहा, ये 165वें नंबर पर थी जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, और जीडीपी पर कैपिटा पैरिटी के हिसाब से ये 162 नंबर पे थी, यानी बॉटम पर थी ये। और यहाँ पे जो इनकी जीडीपी टोटल थी वो 34.186 बिलियन डॉलर थी, यानी मिनिमम थी। और इसको सपोर्ट कर रहा था मेन वो आदमी जो बैरून मुल्क है, और उसी का आपका इन्होंने काट दिया व्हाट्सएप और दूसरे जो सोशल मीडिया उनको बंद करके। तो हम वापस आएंगे, नेपाल पे बात करेंगे, उसके बाद अगर वक्त मिला तो हम थोड़ी सी बात फ्रांस और जापान वगैरह पे भी करेंगे। थोड़ा सा वक्फा लीजिए, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नेपाल जो है वो 165वें नंबर पर है अपने उसके हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से और पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, और वो गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। तो नेपाल की जो वर्क फोर्स है वो 1.68 करोड़ है, कोई तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख, 3 करोड़ की आबादी में से कोई तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो लेबर फोर्स है। और इसका भी बड़ा हिस्सा जो है मुल्क से भागना चाह रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर वो कुछ कमा नहीं पा रहा, और मुल्क के अंदर जो वहाँ पे उसका जो रोल है वो ना होने के बराबर है। तो दूसरे नंबर पे जो है वहाँ पे इंडस्ट्री जो वहाँ पे तकरीबन है ही नहीं। बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी सारा आता है टूरिज़्म से, टूरिज़्म जो वहाँ पे उस पर भी जो है ये माफिया छाया हुआ था। तो रेमिटेंस जो है वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे थे उनके बजट को, और अब मेरे ख्याल में अगर रेमिटेंस मुतासिर होंगे तो उनकी पूरी जो पॉलिटिक्स है वो मुतासिर होगी। अच्छा, उन्होंने जो इस तरह का निज़ाम कायम किया हुआ था बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का कि थी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट। लोग कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट से लोगों को इक़्तिदार मिल जाता है। हमारे यहाँ भी ये कभी कभी होता है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कायम कर दो, लोगों को पावर मिल जाएगी और लोग ग्रास रूट लेवल पे चला जाएगा। और जो डेवोल्यूशन जनरल परवेज मुशर्रफ साहब लाए थे उससे जो ग्रास रूट लेवल पे चला गया था। तो नेपाल में भी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम था, 7 सूबे हैं, हमारे पास 4 सूबे हैं, उनके पास 7 सूबे हैं। और वो आगे फर्दर जो है ना वो हर सूबा जो है वो 8 से 14 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ था। हमारे यहाँ भी अब हर डिस्ट्रिक्ट को या डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एक सूबा बनाने की बात हो रही है, कभी डिवीज़न को सूबा बनाने की बात होती है। तो अभी भी ये चल रही है बात का डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। तो ये आगे जो है ये मज़ीद लोकल यूनिटों में तकसीम हुए में, और उनको अर्बन यूनिट और रूरल म्यूनसिपैलिटीज़ का नाम दिया गया है। तो इनकी कुल तादाद जो है वो 753 है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 6 मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 11 सब मेट्रोपॉलिटन हैं, और उसके बाद 276 जो है म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, और 293 इसमें जो वो अर्बन है, और 460 जो है वो रूरल म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। तो मतलब एक लिहाज से पावर जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे चला गया था। ये आगे तकसीम थे 6743 वार्ड्स में। हमारे यहाँ भी ये वार्ड का सिस्टम बना था एक ज़माने में, अब तो खैर नए लोकल गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, अभी तो खैर लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, मजे वजह जो ढांचे उसमें नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही आना जाना उन्हीं का लगा हुआ है इक़्तिदार में, कभी एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कभी एक पार्टी आ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। अच्छा, इनके नाम भी मिलते जुलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट/लेनिनिस्ट ग्रुप, नेपाली कांग्रेस, इंडिया से मुतासिर थे तो कांग्रेस बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, मतलब माओ से ज़्यादा मुतासिर थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, अब ये मेरा ख्याल है इंडिया से मुतासिर हुए राष्ट्रीय सेवर सिंह से, तो वहाँ पे भी स्वतंत्रता पार्टी बन गई, राष्ट्रीय प्रजनता पार्टी ये भी एक पार्टी है, पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी और जननामत पार्टी एक है। ये पार्टियां जो ये मिलकर हुकूमत करती हैं, आमतौर पर वहाँ पे 2-3 पार्टियां मिलकर हुकूमत करती हैं। तो इसके अलावा कुछ सोशलिज्म के नाम से, CPN के नाम से और इस तरह की और पार्टियां जो हैं वो कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ और तरह की राइटिस्ट पार्टी तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो 1950 से ही ये पार्टियाँ कमोबेश मिल मिला के हुकूमत कर रही हैं, और बीच में कुछ अपना वहाँ पे बादशाह आई और बादशाह पे चली भी गई। तो जमहूरियत जो है वहाँ पे आवाम को साथ लेकर नहीं चल सकी। जमहूरियत में और पब्लिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जमहूरियत जो है उससे एक अजीब तरह का कंट्रोल कायम हो गया था एक ख़ास ग्रुप का, और ख़ास ग्रुप जो ये आगे जो है वो अपने ही लोगों को ला रहा था, अपने लोगों को पाल रहा था, उनकी जो है वो अपना सपोर्ट कर रहा था। और इनके इस वक्त जो लीडर हैं जिनको भागना पड़ गया था वो थे KP शर्मा ओली साहब। ये भी कोई अभी 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और अपने आधी क्या 1/4 मुद्दत भी पूरी करने से पहले चले गए थे। तो इनके जो पेशरो थे वो शेर बहादुर देओबा थे।
अच्छा, इन्हीं की फैमिली के लोग अभी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको आपने देखी होगी वीडियो के कि लोगों ने बड़ा स्ट्रीट में मारा पकड़ के और उनके पीछे भागते रहे। इसी तरह का अंजाम वज़ीर ख़जाना के साथ हुआ। तो वैसे तो वहाँ पे ये तय था कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो हैं वो 2027 में होंगे, लेकिन 2027 में क्या होंगे वो तो हो ही नहीं सके। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि नेपाल जो है, क्या इसका इम्पैक्ट दूसरे रीजन्स पे आएगा, या क्या ये ट्रांसलेट इंडिया में होगा, क्या ये ट्रांसलेट किसी और मुल्क में होगा। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे जो नस्ली और मजहबी ग्रोह हैं वो तो कमोबेश इंडिया जैसे ही हैं, लेकिन वहाँ पे गुर्बत इंडिया से बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बाहर गया हुआ था, और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। अच्छा, दूसरा ये कि आबादी कम थी, 3 करोड़ थी, फ़ौज वहाँ पे 1 लाख के करीब है, अब कितनी थी ये तो नहीं पता, तो फ़ौज 1 लाख के करीब है। अब ये फ़ौज जो है ये कंट्रोल नहीं कर सकी, वहाँ पे इक़्तिदार में आ गई है। हमने देखा कि बांग्लादेश में भी फ़ौज इक़्तिदार में तो आ गई थी, जब भागना पड़ गया था उनको हसीना वाजिद को, तो उन्होंने इंडिया में पनाह ली। अब बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं, जो उनके चीफ एडवाइज़र है, वो मुसलसल मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, रिक्वायर्ड है हमारे मुल्क में, तो दो इसको, वो उसको दे नहीं रहे। अब शर्मा ओली के बारे में ये कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि वो शायद मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में चले गए, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं पता लगा। हमने ये देखा कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, भाग रहे हैं लोग, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और सेम तरीके से रैंसेक किया गया, मतलब पूरी लूट मार हो गई वहाँ पे, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा कि हम शायद ये देख लें कि किसी और मुल्क में भी हो। बहरहाल पुरअमन से मतलब एक कब्जा करने का इनकलाब तो अपना अफगानिस्तान में भी आया, लेकिन जिस तरह की रैंकिंग थी वो अभी हालात इंडोनेशिया में नहीं हुए। इंडोनेशिया में एक म्यूनसिपैलिटी पे किया गया। इंडोनेशिया में भी कमोबेश गुर्बत का जो हाल है वो इसी तरह से है कि वहाँ जो रूलिंग एलीट है, जैसा कि नेपाल में रूलिंग एलीट थी, उसने अपने मुशायरे और अपनी तनख्वाहें, आमदनी जो है वो अपने इसके अलावा बिजनेसेस से भी बढ़ाई हुई थी। आप देखें ना कि उनके बच्चे जो हैं वो बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं बैरून मुल्क, और एक नेपाल में रहने वाला बंदा सोच भी नहीं सकता कि उसके पास इतना पैसा वो खर्च करे। तो इंडोनेशिया में भी जो उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, वो उनकी जो प्रिविलेजेस हैं वो तकरीबन $3000 वहाँ की मजमूई जो एवरेज इनकम है उससे ज़्यादा है। यही हाल वहाँ पे था कि जी मतलब नेपाल में भी जो एवरेज इनकम थी उनकी वो अपना इंडिया की इनकम से भी कम थी, और हमारी एवरेज इनकम से भी आधी के बराबर थी। तो इसके बारे में अगरचे कोई लेटेस्ट डाटा नहीं है, लेकिन कोई कह रहा है कि 1000, कोई कह रहा है 1700, कोई कह रहा है 1700 से 3000 के करीब थी। इसमें ज़्यादातर लोग फॉल कर रहे थे, यानी वहाँ की ज़्यादातर आबादी रेमिटेंस को मिला के इस एरिया में फॉल कर रही थी, जिनकी इनकम $1700 से $3000 के लगभग थी। अच्छा, इतना डिफरेंस इंडोनेशिया में नहीं है, वह जो पैरिटी है वो किसी हद तक कायम है। यही हाल जो है वो फ्रांस में भी हो सकता है। यही हाल से मतलब गुर्बत जो है और जो बेरोज़गारी है वो, अच्छा नेपाल में बेरोज़गारी जो है वो तकरीबन 11% थी उस क्लास में जिसको जनरेशन ज़ी कहते हैं। जनरेशन ज़ी में अपना 20% थी, बाकी नॉर्मल उनकी जो अपना थी एवरेज वो 11% थी, लेकिन स्टेट कह रही थी कि 1% है। यानी नेपाल के जो सरकारी आदाद व शुमार थे उसके मुताबिक बेरोज़गारी 1% थी, जनरेशन ज़ी में 20% 21% थी, और एवरेज उनकी जो है 11% थी। ये मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स कह रहे हैं। इंडोनेशिया में 7% कह रहे हैं। अमेरिका में ब्लैक्स में कह रहे हैं कि जी जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन 8.8% बढ़ गई है, वो 6.5% से 7.3%, कोई कह रहा है 3%, कोई कह रहा है 4%, कोई कह रहा है 8%। तो मतलब वहाँ पे 0.8% से 1.3% तक अमेरिका में भी बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। यही हाल जो है ना, ये तो बेरोज़गारी तो बढ़ने का नहीं मैं बात कर रहा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा हूँ, जो मतलब महंगाई है वो जापान में भी बढ़ रही है, जापान में भी बढ़ रही है, और जर्मनी में भी जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो इन ममालिक में भी जो फार राइट है उनके कामयाबी की भी वजह ये जापान में अभी प्राइम मिनिस्टर उनके मुस्तफ़ी हो गए इशिता, उसकी वजह भी रीजनिंग भी यही थी कि उनका बड़ा प्रेशर था। जापान में उन्होंने ये सोचा कि मैं रिज़ाइन उसद करूँगा, उनको डिफीट तो होगी पार्टी को,
उन्होंने ये सोचा कि मैं रिज़ाइन उस वक्त करूँगा जब अमेरिका के साथ टैरिफ का मुआहदा साइन हो जाएगा। टैरिफ का मुआहदा उनका साइन हो गया, टैरिफ के सिग्नेचर होते ही उन्होंने इस पे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रिज़ाइन कर दूं, तो वो हुकूमत छोड़कर चले गए, इसलिए कि उनको इलेक्शन में शिकस्त हो गई थी। जापान में इलेक्शन में शिकस्त होने के बाद बहुत से वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी भी होते रहे, बल्कि एक दौर तो वहाँ पे ऐसा भी था जब बहुत तेज़ी के साथ वज़ीर आज़म जो वो जाते रहे, तब्दील होते रहे, इसी वजह से कि पब्लिक जो है वो उनमें उनके ख़िलाफ़ हो गई थी या उनके किसी चीज़ को कामयाबी हासिल नहीं हुई उनकी असम्बली के अंदर। जापान में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है लेकिन महंगाई है, स्टेट जो है वो पूरा सपोर्ट करती है, इसलिए वहाँ पे मार धार और एक पुरतशद्दुद किस्म की नहीं आएगी, लेकिन अनस्टेबल गवर्नमेंट्स वहाँ पे कायम होंगी। इंस्टेबिलिटी जापान में हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों जरायद को रसायल को पढ़ा है, वहाँ की जो थिंक टैंक्स हैं जिनको पढ़ा है वो यही कह रहे हैं कि जापान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा। लोग आते जाते रहेंगे क्योंकि समझदार लोग हैं, रिज़ाइन करके चले जाते हैं। जब अपना नेपाल के अंदर नारे लगे उली चोर गद्दी छोड़, तो उली ने गद्दी उस तो नहीं छोड़ी लेकिन उधर छोड़ी जब गद्दी ही लोगों ने जला के राख कर दी। तो जापानी पहले ही छोड़ देते हैं, उनको पता होता है कि लोगों में बेचैनी है तो हम चले जाते हैं। इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है, वहाँ हुक्मरान अभी बैठे हुए डटे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे वो वाला फ़र्क नहीं है क्योंकि जो रेमिटेंस हैं वो 33% नहीं है, इतना ज़्यादा लोग बाहर नहीं गए हुए जितना कि नेपाल के अंदर गए हुए, और उनका इतना ज़्यादा गैप हुक्मरानों में और मन में नहीं है। इंडोनेशिया के जो हुक्मरानों के बच्चे हैं वो उस तरीके से अय्याशियाँ करने की वीडियो भी मंजर आम पर नहीं आई जिस तरीके से नेपाल के अंदर सोशल मीडिया ले आया था। अच्छा, अब इसी तरह की सिचुएशन इंडिया के अंदर, इंडिया में भी जो उनके व्लॉगर्स हैं वो ये खौफ पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि मोदी साहब बच्चों आपके अंदर भी ये हो सकता है, आप भी ये चीज़ें देख सकते हो। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वहाँ पे 50% आयद कर दिया तो जो सस्ता तेल था वो रशिया ने और सस्ता कर दिया। इससे जो अपना ये एक 25% का बोझ है इसको बर्दाश्त करने के लिए उसने कुशन पैदा कर दिया, लेकिन ये कुशन ट्रांसलेट नहीं होगा पब्लिक के क्यों नीचे नहीं जाएगा, पब्लिक को नहीं मिलेगा, क्योंकि आम तौर पे जो सनती माफिया है वो चीज़ों को रोक लेते हैं। वहाँ पे अडानी और अंबानी है वो इन चीज़ों को रोक लेंगे और मतलब इस बेनिफिट को अपने खीसे में डाल लेंगे, अपनी जेब में डालेंगे, अपने अकाउंट्स पे भर लेंगे और वो ये पब्लिक तक मुंतकिल नहीं होगा। तो जो बेनिफिट है वो तो पब्लिक को नहीं जाएगा, लेकिन अंबानी और अडानी की जेबें भरी रहेंगी और मोदी साहब सेटिस्फाइड रहेंगे। अभी एक वहाँ पे ये तो कहा जा रहा है कि शायद सितंबर में ही मोदी छोड़ दें, लेकिन नहीं। राष्ट्रीय सेविंग संघ के जो हेड से मोहन भागवत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, फिर उनको ख्याल है कि मैं भी तो 75 का हो रहा हूँ। पहले उन्होंने ये कहा था कि जब बंदा 75 का हो जाए तो उसको हुकूमत छोड़ना पड़ती है, इक़्तिदार से जाना पड़ता है, बाकी भी तो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नियम यानी कानून ज़ाब्ता नहीं है, पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मोदी को मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मिल गया है कि वो 80-90 साल तक भी रूल कर सकते हैं। उनको ये भी मिल गया है कि एक झूठ उन्होंने बोला या नहीं बोला जो डिग्री का था, उस पर वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती थी, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको फुल सपोर्ट दे दिया कि मोदी को डिग्री दिखाना ज़रूर, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो जितना बताया जा रहा है वो नहीं है। अच्छा, हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे वो नेपाल में भी थे, श्रीलंका में भी थे और हमारे यहाँ भी हैं और इंडिया में भी हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स के लोग अपना रोज़गार खुद पैदा कर रहे हैं। तो ये वाले लोग जो हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे मुसलमानों में। लेकिन मुसलमानों को इतना दीवार से लगा दिया गया है और उनकी आबादी अगरचे 20% है, नेपाल में तो 5% है, उनका कोई रोल नहीं है। जो वहाँ पे 20-21% उनकी 14% जो उनकी आबादी है वहाँ पे, वो मैटर नहीं करती, इमैटेरियल है, क्योंकि वो जिन सूबों में रियासतों में कन्फाइन है, उन रियासतों ने उन पर इतना जबर किया हुआ है कि वो अपना वोट डालने भी नहीं जाते। और उन हलकों में भी हिंदू कैंडिडेट जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो प्योरली मुसलमानों के ख़िलाफ़ भाषण देते हैं। तो इंडिया में बाइफर्केशन सूबों की लाजमी होगी। मुसलमान कभी तो उठेंगे, जैसे अभी उन्होंने बाज़ चीज़ों में उठे भी हैं, अभी बहस उनकी चल रही है। और कुछ ग्रुप वहाँ पर हैं जिन्होंने बिहार में जो है ना चीफ मिनिस्टर को आंखें दिखाई हैं, जो लाल आंख मशहूर थी कि जयशंकर दिखाएंगे।
चाइना को, वो लाल आंख जयशंकर चाइना को तो नहीं दिखा सके, बल्कि डर के मारे वहाँ गए नहीं। तो इंडिया जो है उसमें इस पैटर्न पे वहाँ के व्लॉगर्स कह रहे हैं अपना तकसीम होगी, क्योंकि रियासत बहुत अमीर है। रियासत मीन्स जो रियासत के मेन कारंदे हैं जो चला रहे हैं, वहाँ पे भी डीप स्टेट बनी हुई है, जो बैंकों पे माफिया हर तरह से छाए हुए हैं। 2-3 लोग हैं जिनके पास वहाँ के पोर्ट्स हैं, वहाँ के एयरपोर्ट भी हैं, बंदरगाहें भी हैं, सनतें भी हैं, कानें भी हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के कान, और वो उनके पास है, वहीं सारा उन्हीं के पास सारा बिजनेस है, वही लूट मार कर रहे हैं। बैंकों पे कब्जा उनका है, बैंकों के डिफ़ॉल्टर भी वही हैं, चाहे वो मोदी फैमिली से हों जो बाहर भागे हुए हैं, 1-2 मोदी बाहर भी भागे हुए हैं, तो और लोग भी हैं जो कई हज़ार अरब रुपए का फ्रॉड करके बैरून मुल्क मुकीम है। तो क्लास डिफरेंस वहाँ पे भी है जो नेपाल में भी था, यानी हुक्मरानों में और अवाम में दूरियां बहुत ज़्यादा थीं। अवाम और हुकूमत की सोच एक तरफ थी। आप भी देखें कि नरेंद्र मोदी जब पहली दफ़ा बरसदार आए तो उनको 33% लोगों ने वोट दिया था। दूसरी तरफा जब बरसदार आए तो हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने 34% वोट ले लिया था। लेकिन उनके जो अलायंस है, अगर उनको भी साथ मिला ले तो उनका वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी उनके जो नायब सदर हैं वो इलेक्ट कराने में अपना कामयाब हो गए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके, और 3 पार्टियां जो थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, 15 उनके वोट थे। तो इस वजह से जो इंडिया अलायंस है, ज़ाहिर है उसके पहले भी वोट कम थे, और उसमें 2-3 तो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अगरचे इंडिपेंडेंट होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ केसेस बने हुए हैं। तो उनको भी डर लग रहा है कि कहीं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना उनके पीछे लग जाए, कहीं ईडी ना पीछे लग जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं और ना उनके पीछे लग जाए। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही इंडिया अलायंस की पीठ में छुरा घोंपते बाइकआउट कर दिया था, जिस पे उन्होंने कहा है, वहाँ के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने उन पर काफ़ी तनकीद की थी। तो इंडिया जो है वहाँ पे लोग नाराज़ बहुत हैं। इन नाराज़ लोगों को इंडिया में वोट काटने की कोशिश की गई, जैसा कि 65 लाख लोगों का वोट काटा गया बिहार के एक अकेले इलेक्शन में। और अभी 3-4 दिन पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप आधार कार्ड के बेस पर लोगों को रजिस्टर करें, क्योंकि उन्होंने डी रजिस्टर कर दिया लेकिन एक भी वोटर नया नहीं डाला उसमें। और ऐसे भी वोटर हैं जो 1-2 कमरों के मकान में 500 वोटर पाए जाते हैं। 500 वोटों की मौजूदगी का मतलब ये है कि अगर उनका फैमिली प्रोफाइल लगाएं तो कम से कम 2,500 लोग वहाँ पे रह रहे हैं एक कमरे के मकान में। ये मतलब उनके जो चुनाव आयोग है, यानी उनका जो इलेक्शन कमीशन है, ये काम उसने दिखाया है। अब उसको री रजिस्टर करना पड़ेगा, जिनको री रजिस्टर किया हुआ था 65 लाखों को, क्योंकि उनके पास वो 11 चीज़ें नहीं थी। उन्होंने वो उन 11 चीज़ों में वो चीज़ें शामिल ही नहीं की थी जो लोगों के पास होती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, और ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं होती हैं कि अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ या अपनी बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, क्योंकि पाकिस्तान की तरह इंडिया में रजिस्ट्रेशन का कोई बाज़ाब्ता निज़ाम मौजूद नहीं है। जैसे पाकिस्तान में 1974 में जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपना नादरा का जो बानी इदारा था वो कायम किया था, नादरा का, जिस पे जो नादा में कन्वर्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो कायम की थी, उसने जो कार्ड दिए थे वो भी वैलिड हैं, और अब जो नादरा दे रही है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड हैं। तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई उन्होंने कार्ड जारी ही नहीं किया था बहुत अर्से तक कि जो पूरे उसमें वैलिड हो, इसीलिए लोग मुख्तलिफ तरह के लेके फिर रहे हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि 11 कार्ड बनाए जाएँ जो मतलब इलेक्शन में होंगे, और इन 11 में से बहुत से 65 के पास बकौल उनके बिहार में ये नहीं है। तो अब उन्होंने कहा था कि पूरे मुल्क में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको ब्लो दिया है तो मेरे ख्याल में अब उनको सोचना पड़ेगा कि बाकी मुल्कों में भी आधार कार्ड को शामिल किया जाए, तो लोगों को डी रजिस्टर करना मुश्किल हो जाएगा। तो 3.5 करोड़ के करीब वोटर्स थे जिनको मुसलमान थे, जिनके वोटों को काटा गया था पिछले इलेक्शंस में, जो मतलब उनके मुसलमानों के थिंक टैंक्स में वो ये कह रहे थे। तो 3.5 करोड़ वोटों को डी रजिस्टर किया गया, इनको भी अब री रजिस्टर करने का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि नेपाल के बाद बारी किसकी, तो भारत के बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ये हुआ है, सार्क ममालिक में भी हुआ है, बांग्लादेश और जो भारत को टच कर रहे हैं उन रीजन्स में हुआ है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इंडिया की पॉलिसी इसी तरीके से रही, वहाँ पे अमीर और गरीब में फ़र्क इसी तरीके से रहा, वहाँ पे हुकूमत के जिसको कहते हैं ना कि पैटर्न वही रहा रूल करने का, कि उसने सपोर्ट करना है अमीर को और क्रश करना है गरीब को, गरीब से पैसा लेके अमीर की झोली में डाल देना है, तो इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये इनकलाब अवाम का जन्म लेगा।
लेकिन इंडिया बड़ी बेरहमी के साथ फोर्स को इस्तेमाल करता है। हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर में देखा, हमने भारतीय पंजाब में 1984 में देखा, हमने और बहुत सी रियासतों में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। तो इंडिया जिस तरीके से फोर्स को यूज़ करता है वो यकीनी तौर पे करेगा, लेकिन फोर्स जब पब्लिक निकल आती है तो फोर्स फिर अपना किसी काम की नहीं रहती। हमने नेपाल ने भी हमें ये सबक दिया है, हमें यही सबक अशरफ गनी ने भी दिया है। उसके पास भी पूरी फोर्स मौजूद थी, उसकी फोर्स ही डिफेक्ट कर गई थी, उसकी पुलिस ही जो है ना, फौज और पुलिस जो है वही उसका बड़ा पोर्शन जो है वो मिल गया था जाके अपना तालिबान के साथ। तो जो इंडिया का मुस्तकबिल है वो हिस्से बखरे होने हैं, क्योंकि वो ताकत के बलबूते पर कायम है और ताकत बहुत देर तक किसी चीज़ को यूनिफाइड नहीं रख सकती। ये एक सेट प्रिंसिपल है और इसको जवाल है, इसलिए इंडिया में तब्दीली होगी। अगले प्रोग्राम तक आप स्वयं को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।